दोस्तों, एसपी मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थीं। तभी अचानक से रास्ते में उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है। जैसे ही मैडम उतरकर देखने लगती है तो उसे दिखता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद मैडम उन लोगों को इधर उधर करती है और पीटने वाले व्यक्ति को देखते ही बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, वह जो पिटने वाला व्यक्ति था वह और कोई नहीं बल्कि उसी का तलाकशुदा पति था, जिससे कुछ दिनों पहले उसका तलाक हो गया था। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में? इससे आगे की पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम राकेश है। राकेश के पास ढेर सारी जमीन जायदाद है। रुपये पैसों की उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और वह शादी के योग्य भी हो गया है। यानी कि जो कुछ उसे पढ़ाई करनी थी वह पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ली है और अब उसके शादी का समय आ गया है। उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम नीतू होता है। नीतू गाजियाबाद की रहने वाली है और पढ़ी लिखी है। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माता पिता उसके लिए भी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। दोनों के घर वालों को एक दूसरे का रिश्ता पसंद आ जाता है और इसके बाद उनकी शादी पक्की कर दी जाती है, क्योंकि नीतू के माता पिता के पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद थी और उधर जो राकेश है उसके पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद थी। इसके बाद दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद नीतू राकेश के घर में पहुंच जाती है और वहां जाकर अच्छे से घर संभालने लगती है। नीतू का पति राकेश उससे प्यार करता है और उसकी हर छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक दिन अचानक से नीतू की एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, जो पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार थी और अब एक बड़ी अधिकारी बन गई थी। जैसे ही वह नीतू से मिलने आती है, उसके ठाट बाट देखकर नीतू के दिल में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि जब वे दोनों पढ़ाई कर रही थीं तब नीतू उस लड़की से ज्यादा होशियार थी। लेकिन आज वह लड़की एक बड़ी अधिकारी है और नीतू ऐसे ही घर के चूल्हे चौके में रह गई है। इस बात को सोचकर नीतू सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी पढ़ाई करूं और आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो नीतू अपने पति से इस बारे में बात करती है। वह कहती है, देखो, ये मेरी सहेली है। ये पढ़ाई लिखाई में मुझसे कमजोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है और मैं ऐसे ही घर के अंदर काम करती रह गई हूं। इसके बाद उसका पति राकेश उससे पूछने लगता है, बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? तो नीतू कहती है, मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं। जो कुछ यह कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूं। राकेश यह सुनकर कहता है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। रुपया पैसा तो हमारे पास काफी है, लेकिन एक पद की कमी थी। अगर तुम बड़ा अधिकारी बन जाओगी तो इस कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर राकेश नीतू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। नीतू यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती थी। उसे यकीन था कि सास और ससुर भी मना नहीं करेंगे। इसके बाद जब राकेश अपने माता पिता से पूछ बैठता है कि मैं नीतू को पढ़ाना चाहता हूं, तो उसकी मां की भौहें चढ़ जाती हैं। लेकिन जब बेटा उन्हें समझाता है कि मैं भी यही चाहता हूं कि वह पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मां मजबूरन बेटे की बात मान लेती है, क्योंकि राकेश अपने घर की इकलौती संतान है। वे लोग किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं देखना चाहते थे। इसी वजह से मां कह देती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यह पढ़ाई लिखाई कर लेगी। घर का काम ही कितना है, उसे मैं अपने आप कर लिया करूंगी। ऐसा कहकर माता पिता ने नीतू की पढ़ाई की अनुमति दे दी। अब राकेश नीतू से कहने लगता है, अब तुम कोचिंग शुरू कर सकती हो। जब नीतू कोचिंग सेंटर के बारे में बताने लगती है तो राकेश बिना किसी झिझक के सहमति दे देता है और कहता है, ठीक है, बताओ कौन से कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है और इसके लिए कितना खर्च आएगा। यह देखकर नीतू अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि वह किसी भी बात के लिए उसे मना नहीं करता था। वह सोचने लगती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो राकेश होता है वह नीतू का एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है
और उसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देता है। घर का पूरा काम उसकी सास किया करती और नीतू वहां पर रहकर पढ़ाई किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 1 साल व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस बार जब नीतू ने एग्जाम दिया था तो पहली बार में ही वह रह गई थी और उसका प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। अब इस बात को देखने के बाद नीतू थोड़ी मायूस होती है और अपने पति से कहने लगती है कि इस बार तो मेरा रह गया, लेकिन दोबारा से मैं इसको जरूर कर दूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को उसका पति तो मान जाता है, यानी कि राकेश इस बात के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन जो नीतू की सास थी वह कहने लगती है, इस तरह से कैसे होगा, मैं कब तक घर का काम करूंगी? बहू, ये तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है। अगर तू इसमें थोड़ा बहुत भी करती तो हम मान लेते, लेकिन यह चीज तुझसे नहीं हो पाएगी। अब नीतू अपनी सास से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का कर दूंगी। मैंने खूब सारी मेहनत की है और जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं इस टेस्ट को क्यों नहीं कर सकती। दरअसल नीतू को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के गैप की वजह से ही उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके वह अपने ससुराल वालों को मना लेती है और दोबारा से इस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। इधर जो पति राकेश होता है वह कहता है, नीतू, यह लास्ट बार है, अगर इस बार में होता है तो ठीक है, उसके बाद फिर तुम घर का काम धंधा ही देख लेना, उसके बाद तुम्हें यह टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नीतू इन सभी बातों के लिए हामी भर लेती है और धीरे धीरे 1 और साल बीत जाता है। अब जैसे ही दूसरे अटेम्प्ट के प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो नीतू को पता चलता है कि उसने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब उसे मेंस की तैयारी करनी थी। इसके बाद नीतू मेंस की तैयारी करने लगती है और उसका पति उसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। वह कहता है, शाबाश नीतू, मेरे हिसाब से तू इसे जरूर कर लेगी और यह दूसरा एग्जाम भी तू आराम से क्वालिफाई कर लेगी। इसके बाद जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है तो एकदम से राकेश की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। नीतू होती है, उसे भी निराशा का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस एग्जाम में नीतू क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसका सपना टूटता सा दिखाई देता है। लेकिन नीतू ने जो मेहनत की थी उसे देखकर वह सोचती है कि अगर मैं इसे एक बार और दूंगी तो जरूर क्वालिफाई कर लूंगी। इस बारे में वह अपने पति से बात करने लगती है, लेकिन इस बार उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है, नहीं नहीं, यह अब नहीं होगा, घर वाले भी खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जाकर मैंने तुझे एक मौका दे दिया है, लेकिन इसके बाद मैं अब तुम्हें मौका नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर नीतू को बहुत बुरा लगता है और वह कहने लगती है, नहीं राकेश, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं इसे एक बार और करके ही रहूंगी। अब जब राकेश की बात नीतू नहीं मानती तो राकेश को गुस्सा आता है। वह चिल्लाकर कहने लगता है, अब मैंने तुमसे कह दिया ना कि इसे बंद कर दो, तो तुम्हें इसे बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन अब तक नीतू के ऊपर इस बात का जुनून सवार हो गया था कि वह कैसे भी करके इस टेस्ट को क्लियर करेगी और एक बड़ा अधिकारी बनेगी। इसी वजह से वह अपने पति से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है, मैं तो इस टेस्ट को देकर ही रहूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। अब जब राकेश की मां यह बात सुनती है कि उसकी बहू उसके बेटे से उल्टी जबान चला रही है तो वह एकदम से वहां आ जाती है। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, क्या इसी तरह से रहना है? अगर यह तुझसे इस तरह से जबान लड़ाएगी तो फिर तू क्या करेगा? अब यह बात सुनकर राकेश गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह फिर से उससे जबान लड़ाने लगती है। अब यह सब देखकर राकेश और नीतू के बीच में परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि राकेश नीतू पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही राकेश ने नीतू पर हाथ उठाया तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह सीधा अपने पिता को फोन कर देती है। फिर वह रूठकर अपने मायके चली जाती है। अब राकेश के घर से नीतू रूठकर चली गई थी और वहीं पर जाकर बैठ जाती है। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, बेटी, ऐसे झगड़े हर घर में हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम रूठकर यहां आ जाओ और अपने घर वापस न जाओ। लेकिन नीतू अपने पिता से कह देती है, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है।
दरअसल मैं इस पढ़ाई को करना चाहती हूँ। अगर वे मुझे इस पढ़ाई को नहीं करवाएंगे तो मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं, बेटी, अगर दामाद जी मना कर रहे हैं तो इस पढ़ाई को करने की क्या जरूरत है? वैसे भी उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, तो रुपये पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो वह अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, रुपये पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो केवल रुतबे की। मेरी सहेली ने यह काम किया है और वह मुझसे पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह एक बड़ी अधिकारी बन गई। तो मैं भी बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं, क्योंकि बड़े अधिकारी को गाड़ी भी मिला करती है, साथ में सिक्योरिटी भी मिला करती है। जब कोई बड़ा अधिकारी चलता है तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। ऐसा कहकर वह अपने पिता से इस पढ़ाई को करने की जिद करने लगती है। तब नीतू का पिता राकेश को फोन मिलाता है और कहता है, बेटा, अगर बेटी की जिद है तो एक बार इसे चांस देकर देख लो। यह कह रही है कि इस बार मैं जरूर क्वालिफाई कर लूंगी, इसे इसकी जिद ही समझ लो। लेकिन राकेश अपनी पत्नी से नाराज था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी एक छोटी सी चीज उसके लिए नहीं छोड़ सकती थी। यह बात राकेश को बुरी लग गई थी। वह कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इसे यहां पर आना है तो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इसे अपने घर में रखूंगा, वरना अगर इसकी जिद है तो यह वहीं पर रह लेगी और मैं इसे तलाक भी दे दूंगा। इसके बाद नीतू, जो अपने पिता के पास ही खड़ी थी, फोन पर बोलने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती। बेशक मुझे तलाक दे दो, यह भी चलेगा। यह सुनकर राकेश नाराज हो जाता है और फौरन कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कोर्ट केस चलता है और अंततः दोनों का तलाक हो जाता है। गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। इसके बाद नीतू बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएसएससी की तैयारी करने लगती है और दिन रात मेहनत करती है। उसका पिता सोचता है, अगर बेटी का सपना है तो एक बार इसे कोशिश कर लेने देते हैं, वैसे भी इसका तलाक हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसका पिता उसे अच्छी से अच्छी कोचिंग में दाखिला दिला देता है। वहां नीतू जी जान से पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस बार नीतू यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर कर लेती है। उसे आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है। यह देखकर नीतू बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था, जिसे वह काफी दिनों से जीना चाहती थी। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो वे भी खुशी मनाते हैं और सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, बेटी का तलाक भले ही हो गया हो, लेकिन फिलहाल अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। यह सोचकर वे संतुष्ट महसूस करते हैं। इसके बाद नीतू ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है और वहां जाकर वह कार्यभार संभालने लगती है। जब वह उस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उसके पति और उसने कई सपने देखे थे, तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसे अपने पति की वह सारी बातें याद आ जाती हैं, जब वह अकेले में उससे कहा करता था, जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देख लेना, चारों तरफ लोग मेरी वाहवाही करेंगे और मुझसे डरेंगे। कभी वे दोनों इस बात को लेकर मजाक किया करते थे, लेकिन आज जब यह कामयाबी नीतू के पास थी तो उसका पति इसमें साथ नहीं था। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह खुद से कहती है, जो कुछ हो गया है उसे बार बार सोचने से क्या फायदा। यह तो एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो मेरी चल सकती थी और ना ही मेरे पति की। यह सोचकर नीतू ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसे ज्वाइन किए हुए लगभग 2-3 महीने हो चुके थे। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से निवास स्थान की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में एक सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है। हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों की भीड़ एक व्यक्ति को पीट रही थी। एसपी साहिबा के कहने पर पूरी की पूरी भीड़ इधर उधर हो जाती है, लेकिन वह घायल व्यक्ति वहीं पड़ा रहता है। जैसे ही नीतू की नजर उस घायल व्यक्ति पर पड़ती है, वह एकदम से भौचक्की रह जाती है, क्योंकि घायल व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही राकेश था, जिससे उसका काफी दिनों पहले तलाक हो चुका था और आज वह इस हालत में पड़ा हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं।
ये शराब वगैरह पीने लगे हो और इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो। इसके बाद वह उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा पिटाई की वजह से वह बेहोश हो गया था। नीतू उसे उठाकर वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। जब तक उसका इलाज चलता है, नीतू बाहर ही बैठी रहती है और वहीं पर उसका इंतजार करती रहती है। लगभग 3 घंटे के बाद उसे होश आता है। जैसे ही उसे होश आता है, डॉक्टर साहब नीतू को बताते हैं, जिसे आप यहां लेकर आई थीं, उसे होश आ गया है। इसके बाद नीतू अंदर जाती है और अंदर जाकर उससे बात करने लगती है। वह कहती है, राकेश, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और वे लोग कौन थे जो तुम्हें पीट रहे थे? जब राकेश देखता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि नीतू है और वह सरकारी अधिकारी बन चुकी है, तो उसकी आंखें छलकने लगती हैं। नीतू ने अपनी वर्दी पहन रखी थी और जब राकेश उसे वर्दी में देखता है तो एकदम भावुक हो जाता है। वह कहता है, नीतू, तुम यहां पर क्या कर रही हो? इसके बाद नीतू उसे बताती है, कुछ लोग तुम्हें वहां पर पीट रहे थे, तभी मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने ही तुम्हें बचाया है। बचाने के बाद तुम होश में नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर यहां भर्ती करा दिया। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वे लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? इसके बाद राकेश कहने लगता है, हां, मैंने एक गलत काम किया था और उसी की सजा आज तक भुगत रहा हूं। अब यह सुनकर नीतू थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, कौन सा गलत काम किया है? देखो, अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो यहां की फिलहाल एसपी मैं ही हूं और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ करने वाली नहीं हूं। यह सुनकर राकेश कहने लगता है, हां, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, क्योंकि वह गलत काम मैंने तुम्हारे साथ ही किया था। अगर मैं उस वक्त तुम्हें लेने के लिए दोबारा आ जाता और तुम्हें एक और मौका दे देता तो आज हम सभी साथ होते और कोई भी परेशानी नहीं होती। इस बात को सुनकर नीतू गहरी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन यह सोचने लगती है कि कहीं राकेश के माता पिता को तो कुछ नहीं हो गया जिस वजह से उसे पीटा जा रहा था। वह पूछती है, राकेश, साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, आखिर हुआ क्या है? अब राकेश उसे बताने लगता है, नीतू, जब तुम चली गई थी तो उसके बाद माता पिता की मर्जी से मैंने एक और लड़की से शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की थी और उसके परिवार वाले मुझसे पैसे ऐंठना चाहते थे। जब पहली बार उसे बच्चा होने वाला था तो डिलीवरी के दौरान उसकी अचानक मौत हो गई। यह बात जैसे ही मेरे सास ससुर को पता चली तो वे इस पर बहुत भड़क गए और उल्टा मुझ पर ही इस मौत का इल्जाम लगाने लगे। वे कहने लगे कि तुमने अपनी पत्नी की अच्छे से देखभाल नहीं की, इसलिए इसकी मौत हो गई और इसके जिम्मेदार तुम हो। वे किसी भी तरह मुझसे पैसा ऐंठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह झूठी कहानी गढ़ी। जब मैंने इसका विरोध किया तो वे लोग कुछ गुंडों को साथ लेकर आए और उन्होंने मुझ पर हमला करवा दिया। वे लोग मिलकर मुझे पीट रहे थे। अब यह सुनकर नीतू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि राकेश को क्यों पीटा जा रहा था, क्योंकि नीतू को यहां काम करते हुए कुछ समय हो चुका था और उसे यह समझ में आने लगा था कि अक्सर पैसों के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं ताकि किसी से पैसे ऐंठे जा सकें और फिर उस पैसे से खुद का जीवन व्यतीत किया जाए। इसके बाद राकेश नीतू की तरफ गौर से देखता है और कहता है, नीतू, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? नीतू कहती है, नहीं राकेश, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले मेरी पोस्टिंग यहां हुई है और अभी तक मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। राकेश यह सुनकर कुछ सोचता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ कह नहीं पाता। वह सिर्फ इतना कहता है, ठीक है नीतू, अब मैं ठीक हूं, तुम बेशक यहां से चली जाओ, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। इसके बाद नीतू वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह कई बार मुड़कर राकेश की तरफ देखती है, फिर वह चली जाती है। राकेश मन ही मन बहुत गहरे विचारों में डूब जाता है। वह सोचता है कि नीतू बहुत अच्छी लड़की थी। जब उन दोनों का तलाक हुआ था तो कोर्ट ने तलाक के एवज में एक रकम तय की थी, लेकिन नीतू ने वह रकम लेने से मना कर दिया था। उसने कहा था, मुझे रुपये पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तलाक ले रही हूं, यह मुझे पैसा क्यों देंगे? ऐसा कहकर उसने रकम लेने से मना कर दिया था। इसके बाद जब उसकी दूसरी शादी हुई
तो उसकी पत्नी के घर वाले उसे खामखा पिटाई लगाने लगे और सोचने लगे कि किसी भी तरह से इससे पैसे ऐंठे जाएं। अब इसके बाद वही होता है जिसका राकेश को डर था। राकेश के ससुराल वालों ने उस पर केस कर दिया और कहा कि 18 लाख दो, तब हम राजीनामा करेंगे। राकेश के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पैसे कहीं पर अटके हुए थे और वे 6 महीने बाद आने वाले थे। वह अपने ससुराल वालों से बात करता है, ऐसा करो 6 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इस केस को बंद कर दो। मगर वे लोग मना कर देते हैं। तब राकेश अपनी तलाकशुदा पत्नी नीतू के पास जाने का फैसला करता है और वहां जाकर उससे बात करने लगता है। जब नीतू पूरी तरह से राकेश की समस्या सुनती है तो वह कहती है, देखो, लड़की वालों का पक्ष है और उनकी बेटी की जान चली गई है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वे जैसा कह रहे हैं वह तुम्हें मानना होगा, उन्हें पैसे तो देने ही होंगे। राकेश कहता है, ठीक है, अगर पैसे देने होंगे तो तुम उनसे कहकर मुझे 6 महीने की मोहल्लत दिला दो, उसके बाद मैं उनके पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले केस को बंद कर दें, क्योंकि चारों तरफ इस बात से मेरी बदनामी हो रही है। अब यह सुनकर नीतू कहती है, क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? राकेश कहता है, पैसे तो हैं, लेकिन 6 महीने बाद मेरे पैसे वापस आने वाले हैं। अब यह सुनकर नीतू कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूं। उन पैसों से तुम अपनी जान छुड़ा लेना और बाद में मेरे पैसे लौटा देना। यह सुनकर मजबूर राकेश नीतू से पैसे लेने को तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही पैसे दे दो और इससे हमारा राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा होने के बाद नीतू और राकेश फिर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इधर राकेश भी बार बार नीतू से बात करने के मौके ढूंढता रहता है और धीरे धीरे उसे पैसे लौटाने लगता है। यह बात नीतू को भी समझ में आ जाती है। इसके बाद एक दिन नीतू अपने पिता से बात करती है। उसके पिता उसे शादी के लिए कह रहे थे। तब नीतू कहती है, पिताजी, क्यों ना मैं उसी आदमी से शादी कर लूं जिससे मेरा तलाक हो गया था, क्योंकि जिस लड़की से उसकी दूसरी शादी हुई थी उसकी तो मौत हो चुकी है और उसका बच्चा भी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया को छोड़ चुका है। जब उसका पिता यह बात सुनता है तो वह भी इस पर सहमति जताता है। 2 दिन बाद नीतू का पिता सीधा राकेश के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर दोबारा से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगता है। राकेश जब यह बात सुनता है तो वह तुरंत अपने माता पिता से सलाह करता है और हामी भर देता है। वह कहता है, मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कुछ भी हमने नीतू के साथ किया उस वजह से मैं उनसे कह नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राकेश की मां भी वहां आ जाती है और हाथ जोड़कर नीतू के पिता से कहती है, हमारी पहली बहू तो देवी थी, लेकिन दूसरी बहू ने आकर हमें सब कुछ दिखा दिया। इस वजह से वे नीतू को देवी का रूप बताने लगते हैं। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत तय हो जाती है और फिर दोनों की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब उस घर में पैसे के साथ साथ एक सरकारी पोजीशन भी है, जिसकी वजह से गांव में सभी लोग राकेश की इज्जत करने लगते हैं। जो भी इस बारे में सुनता है वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। यह चीज सामान्य तौर पर संभव नहीं लगती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप इनमें से कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उन सीखों को अपना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।